Hello students, today we are going to discuss about Oersted experiment. It is very important experiment. So let us start. तो dear students, 30 सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही मैग्नेटिक कंपास का यूज़ नेविगेशन सिस्टम के लिए यूज़ होता था। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा इसे अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैग्नेटिक कंपास क्या है? एक टूल्स है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। क्लियर? इसमें एक निडल शेप्ड बार मैग्नेट होती है जिसपे ये रेड कलर का जो पोर्शन होता है ये नॉर्थ पोल होता है और ये दूसरा होता है ये साउथ पोल होता है। तो हमेशा जब हम इसे फ्रीली कहीं भी रखते हैं अर्थ पे, तो हमेशा इसका जो रेड वाला पोर्शन है ये नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता है और ये दूसरे वाला साउथ डायरेक्शन में रुकता है। या कह सकते हैं जो सिंपलेस्ट कंपास है वो क्या है? एक मैग्नेटाइज्ड मेटल निडल है जो एक पाइवोट पर माउंटेड है। क्लियर? ये पाइवोट टाइप है और इस पर माउंटेड है ये मैग्नेटिक निडल। क्लियर? तो जब भी ये आप इसे कहीं भी रखोगे अर्थ पर जहाँ कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ना हो, तो क्या होगा? इसका रेड वाला पार्ट जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा और ये दूसरा ब्लू वाला पार्ट साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। तो इस तरीके से हमें इसकी हेल्प से हमने डायरेक्शन को फाइंड कर लिया। क्लियर? तो इसलिए 30 सेंचुरी से ही इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता था? नेविगेशन सिस्टम में। नेविगेशन मीन्स डायरेक्शन फाइंड करना, रूट फाइंड करना। क्लियर? यानी कि हम सपोज कहीं खो गए हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ कंपास हम ये चेक कर सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर? लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिना ऑब्जर्व हुए जिससे कुछ रिलेशन फाइंड हुआ कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन है। क्या फिनोमिना थे वो? देखिए, जब हम कंपास को लाइटनिंग में देखते थे, यानी कि जब हम कंपास से डायरेक्शन लाइटनिंग में देख रहे होते थे, तो कंपास क्या होता था? डिस्टर्ब हो जाता था, यानी कि उसकी पोजीशन बार बार डिस्टर्ब होती थी। यानी जैसे लाइटनिंग होती थी तो ये मैग्नेटिक निडल जो थी वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती थी। तो अब लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग क्या है? प्योर इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रिसिटी किसको अफेक्ट कर रही है? मैग्नेटिक निडल को। अब मैग्नेटिक निडल कब अफेक्ट होगी? वो तभी अफेक्ट होगी जब कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उसके पास हो। क्लियर? तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन है। दूसरा फिनोमेना क्या था? जो हम डायरेक्शन फाइंड कर रहे थे एक हाई टेंशन वायर के नीचे। ये हाई टेंशन वायर मीन्स हाई वोल्टेज वायर, 11,000 वोल्टेज, 33,000 वोल्टेज की जो पावर सप्लाई होती है उसको बोलते हैं हाई टेंशन वायर। तो हमने देखा कि अभी भी जो मैग्नेटिक निडल है वो बार बार डिफ्लेक्टेड हो रही है। यानी कि जब हम हाई टेंशन वायर के नीचे थे, उसकी डायरेक्शन चेक कर रहे थे, तब वो डायरेक्शन कुछ और दिखा रहा था, और जब हाई टेंशन वायर से अलग चले गए दूर, तब डायरेक्शन अलग दिखा रहा था। यानी कि हाई टेंशन वायर मैग्नेटिक निडल को क्या कर रहे थे? अफेक्ट कर रहे थे। तो ये दो फिनोमिना एक पॉसिबिलिटी थी किसके लिए? दोनों के बीच रिलेशन निकालने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लिए। और इसको प्रूव करने के लिए एक फेमस साइंटिस्ट ने इन 1820 में, जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किसके लिए? ये कंफर्म करने के लिए कि ये रियली ट्रू है या नहीं, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कहीं रिलेशन है भी या नहीं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई किसकी? कोरिलेशन बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या था वो एक्सपेरिमेंट? समझते हैं। तो ऑस्टेड ने एक सर्किट बनाया, सिंपल सर्किट बनाया। यहाँ पर एक बैटरी यहाँ लगा दी, की यहाँ पर लगा दी, और वायर लगा दिया, और एक कंपास ले लिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? की को ओपन कर दिया, यानी कि सर्किट को ओपन कर दिया। सर्किट में कोई करंट नहीं था। तो हमारी मैग्नेटिक ने नॉर्थ पोल था, उसका नॉर्थ डायरेक्शन में था, और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में था। यानी कि जो वायर उसके ऊपर से होके जा रहा था उसके पैरेलल था। कंपास की निडल जो थी उसके पैरेलल थी। लेकिन हमने क्या किया? की को क्लोज कर दिया, यानी सर्किट को क्लोज कर दिया। जैसे सर्किट को क्लोज किया तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई तो हमने देखा कि मैग्नेटिक निडल की पोजीशन अब चेंज हो गई। इट मीन्स क्या हुआ कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की इसमें सर्किट में, तुरंत मैग्नेटिक निडल में क्या हुआ? एक डिफ्लेक्शन आ गया। अब
ये रिफ्लेक्शन क्या शो कर रहा है। फिर हमने क्या किया, दोबारा से की को ओपन कर दिया तो मैग्नेटिक नीडल दोबारा से वहीं पर आ गई, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, दोबारा से जैसे ऑन किया की को तो दोबारा से मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। फिर हमने क्या किया, अब की बार हमने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया, यानी कि प्लस वाला इधर लिया और माइनस वाला इधर। क्लियर, यानी कि पोलैरिटी चेंज कर दी तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। करंट की डायरेक्शन जैसे चेंज हुई तो हमने देखा कि मैग्नेटिक नीडल में अब जो डिफ्लेक्शन है वो दूसरी डायरेक्शन में है। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन में, यहाँ जो था डिफ्लेक्शन, देखिए यहाँ जो डिफ्लेक्शन था वो इस डायरेक्शन में था, लेकिन इस बार जो देखा डायरेक्शन में, जैसे ही हमने पोलैरिटी चेंज की तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो इससे क्या पता चला, इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन निकला देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, कंपास क्या है, मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, नीडल शेप्ड। अब ये अफेक्ट कब होगी, ये तभी अफेक्ट होगी जब कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो। अब डियर स्टूडेंट, हमने तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिसिटी पास की है, कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक कंपास तो अफेक्ट हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो एक फील्ड जनरेट हुआ, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जैसे ही हमने सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास की, वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास की, उसने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया और उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस मैग्नेट को, जो बार मैग्नेट है, कंपास है, उसको अफेक्ट किया। क्लियर, तो इसने इस एक्सपेरिमेंट ने एक रिलेशन बताया किसमें, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे होता है, यानी कि यदि वायर के पास हम जाएं, इससे दूर ले जाएं कंपास को, तो वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। तो हमने देखा कि जब वायर के पास हमने मैग्नेटिक कंपास को रखा तो डिफ्लेक्शन उसमें नोट डाउन कर लिया, लेकिन जैसे मैग्नेटिक कंपास को वायर से दूर ले गए तो डिफ्लेक्शन कम हो गया, यानी जो डिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा था अब डिफ्लेक्शन उससे कम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप वायर के दूर जाओगे, यानी कि वायर पे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उससे दूर जाओगे, तो उससे जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, जो कि इस कंपास ने हमें बताया, क्योंकि डिफ्लेक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट हमने देखा, हमने अब की बार वायर में करंट को इंक्रीज किया, तो जैसे ही वायर में करंट को इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन में भी इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से वायर में, वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा था। एक तो उससे डिस्टेंस पर, यानी कि जैसे जैसे उस वायर से आप डिस्टेंस जाओगे, दूर जाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। और दूसरा, उसमें जो हम करंट पास कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ पर, यानी करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। क्लियर, देयरफॉर the strength of magnetic field depends upon the strength of the current as well as the distance between the conductor and the magnetic compass. Oersted experiment thus confirmed that moving charge produce magnetic field around itself. Oersted experiment ने ये confirm कर दिया कि जो moving charge मतलब जो करंट पास हो रहा है वायर में, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों तरफ। क्लियर, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने केवल ये देखा था कि जो हमने वायर में करंट पास किया तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बना। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, ये ऐसा होगा जैसा कि हमने बार मैग्नेट में पढ़ा है कि ये लाइंस ऐसे निकल के जा रही है नॉर्थ से साउथ, या कैसा होगा वो हम पैटर्न नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।